उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल के दीक्षांत समारोह में किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। खरडीमा के निजी बैंक में हुई लूट का एसएसपी ने किया खुलासा। 6 अप्रैल को बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई थी लूट। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। पर्यटकों के लिए उठाया गया कदम। मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सीएम धामी ने कहा, स्वर्गीय बहुगुणा जी कुशल प्रशासक और प्रखर राजनेता थे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। चारधाम में 24 घंटे बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि यूपीसीएल ने यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना जो कि जाहिर की जा रही है। सीएम धामी ने बिजली आपूर्ति के लिए बाकायदा निर्देश दिए हैं और 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे चारों धामों में बिजली 24 घंटे मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे पहले आपको बता दें कि जो कि कपाट खुलने वाले हैं मई में और मई की शुरुआत में, और उसके बाद यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो पहुँचना जो कि शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया लगातार जारी है, तमाम अपील भी की जा रही है और इस बीच तमाम चीज़ों का ध्यान भी रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम व्यवस्थाओं को देखा भी जा रहा है। और बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु जो कि आ सकते हैं चारों धामों को यात्रा में और दर्शन भी करेंगे, क्योंकि कोविड का समय था। कोविड काल 2 साल लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे और अच्छे से यात्रा भी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बीच यहाँ पर लोग कोविड के कम होते प्रकोप के बीच अब काफ़ी संख्या में कहा जा रहा है कि जो लोग यात्रा पर जाएंगे चारों धाम की यात्रा पर, और उसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो कि सरकार की ओर से की जा रही हैं। इससे पहले अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें हुई और बैठकों का दौर भी अभी लगातार चल रहा है। और इस बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आने की संभावना है, तो यहाँ पर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सीएम धामी ने बिजली आपूर्ति के लिए निर्देश दिए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल का दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। इस दौरान नव प्रशिक्षकों का दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने सलामी के उपरांत पासिंग आउट परेड का निरीक्षण भी किया। इस परेड में 278 प्रशिक्षण प्राप्त जवानों ने मुख्य अतिथि के सम्मुख शपथ ग्रहण किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त जवान भारतीय सीमा सशस्त्र बल का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने सभी प्रशिक्षकों को बधाई दी और कहा कि तन, मन और धन से देश की रक्षा करें। सीमा पर रहने वाले देश के नागरिक भी सुरक्षा बलों के समान ही एक प्रहरी के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं। सीएम धामी ने कहा कि उन वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर खड़े जवानों के कारण ही हम अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल हर विपत्तियों में नागरिकों का साथ देता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों का जो इतिहास रहा उसको आगे बढ़ाने का काम ये प्रशिक्षित जवान करेंगे। साथ ही क्षेत्र में जाकर भारत के मान सम्मान बनाने का भी काम करेंगे। सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि एसएसबी जवान सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अनेकों दायित्वों का निर्वहन तत्परता से करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
एसएसबी जवानों की तरफ से कोरोना काल और चुनाव के समय में शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया। सशस्त्र सीमा बल के दीक्षांत समारोह में ओवरऑल 10 प्रशिक्षु पुरस्कार सचिन सैनी और आंतरिक प्रशिक्षण का पुरस्कार शुभम तिवारी को दिया गया। और देश रक्षा के लिए 278 जवान शामिल हुए, जिसमें बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20, दिल्ली से 1 जवानों ने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद आज देश सेवा की शपथ ली। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, इसी के साथ एसएसपी यशवंत सिंह चौहान के साथ तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीटीसी श्रीनगर के इस समारोह में महानिरीक्षक श्री रतन संजय जी, उप महानिरीक्षक श्री सुश्री राज जी, हमारे यहाँ के पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी श्री विजय जोगदंडे, यहाँ के एसएसपी श्री यशवंत जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण, बल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज की परेड में सम्मिलित नववासी, उनके अभिभावकगण और इस भव्य परेड को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले हमारे सभी पत्रकार मित्र, देवियों एवं सज्जनों, आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बल के शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों की शहादत के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। आप सभी के मध्य आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है एवं समारोह में राष्ट्र रक्षक के रूप में खड़े 9 प्रशिक्षुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी 9 प्रशिक्षुओं तथा उनके माता पिता एवं उनके परिजनों को मैं नमन करता हूं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से ये सभी 9 प्रशिक्षु तन मन और धन से आज राष्ट्र रक्षा में अपने को समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बनना एक सैनिक पुत्र के लिए अत्यंत गर्व एवं आप सभी के लिए मैं सौभाग्य की बात है। किसी ने ठीक कहा है कि ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है सारी आवाम है। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम है। खटीमा के निजी बैंक में हुई लूट का एसएसपी उधम सिंह नगर ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को झनकट के बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट हुई थी, और जिसका खटीमा थाने में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खुलासा किया। खुलासे में बताया गया कि पुलिस की तरफ से 10 टीमें तैनात की गई थी, और जिसमें करीब 500 सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले गए हैं, जिसमें नरेंद्र कुमार जिला झुंझुनू राजस्थान और साथ ही पशुपति पुत्र रामकृष्ण निवासी गांगी गिधौर थाना खटीमा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि पशुपति नाथ और ललित मानवेंद्र झुंझुनू कारागार राजस्थान में बंद थे। जेल में ही दोनों की दोस्ती हुई और पशुपति नाथ ने ही ललित और नरेंद्र कुमार को स्थानीय रास्ते की जानकारी दी और खटीमा में बैंक लूट की योजना बनाई, जिसके बाद आरोपियों की तरफ से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,70,000 रुपए की रुपए हैं वो बरामद किए हैं। और साथ ही साथ एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर के 2 तमंचे, 2 कारतूस भी बरामद किए और साथ ही एक मोटरसाइकिल,
स्कैनर को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं तीसरा आरोपी ललित मानवेंद्र अभी फरार है। पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाश जारी है। तो वहीं पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर एसएसपी उधम सिंह नगर ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। फिलहाल मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। लूट की वारदात को अंजाम दी गई थी, तो उसको तत्काल गंभीरता से हमने लेते हुए विभिन्न पुलिस टीमों को गठन किया था इसके अनावरण के लिए। तो इस घटना में बाद में पता चला कि सीसीटीवी कैमरास को देखते देखते कुल मिला के 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारी टीम ने देखा है। 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास। तो पूरे सर्कल के विभिन्न टीमें थी, सभी एसओ एसएचओ के सर्कल का, उसके अलावा एसओजी का टीम, एडीटीएफ का टीम और अन्य टेक्निकल टीम को भी इसमें लगाया गया था। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, सर्विलांस के रूप से दोनों तरीके से हमने काम किया। बट सीसीटीवी से इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो 500 से भी अधिक सीसीटीवी देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के लोग 3 थे। 2 तो केवल बैंक के अंदर गए थे, तीसरा आदमी बिल्कुल बाहर रेकी कर रहा था, एक मोटरसाइकिल में आए हुए थे और केवल पगडंडी और कच्ची सड़क और मिट्टी वाले सड़क को यूज़ करते करते वो जंगल और नदी के रास्ते से पीलीभीत होते हुए, पीलीभीत की भी आउटस्कर्ट से होते हुए बरेली तक चलते हैं। तो बरेली में एक होटल में जाके जब रुकते हैं, वहाँ पर इन सभी की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। कुल मिला के इस वारदात में 3 लोग थे इस वारदात को अंजाम। और अब बात करेंगे मसूरी की, जहां मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से अधिकारियों को सख्त लहजे में मसूरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रजेश कुमार संत ने मसूरी में एमडीडीए के अधिकारियों, एसडीएम और सीओ मसूरी के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया। वीसी एमडीडीए मसूरी माल रोड पर अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद की तरफ से अनियोजित तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन की तरफ से माल रोड को व्यवस्थित करने के साथ साथ सुंदर बनाए जाने को लेकर ठोस नीति के तहत कार्य नहीं हो रहा है, जिससे धन की बर्बादी के साथ साथ लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मसूरी माल रोड को एक सिमेट्री में डिजाइन करने के साथ अनोखे और एक रंग में रखने को लेकर एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए। माल रोड पर लगे ऐतिहासिक को भी भित्ति चित्र के साथ माल रोड के सभी हवा घरों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड में हर 200 मीटर पर शौचालय होना जरूरी है, जिससे कि पर्यटकों को दिक्कत ना हो। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण करने के साथ पुराने शौचालय को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं शौचालय बनने के बाद उसका रखरखाव मसूरी होटल एसोसिएशन को दिया गया। उन्होंने नगर पालिका द्वारा झूलाघर पर बनाई जा रही पेयजल की टंकी को भी हटाने के निर्देश दिए। वहीं मसूरी माल रोड पर लगे ऐतिहासिक चीज़ों के संरक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि माल रोड पर नगर पालिका की तरफ से झूलाघर के पास हाइड्रोलिक बैरियर लगाए गए हैं। वहीं मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है और जिसको लेकर बीसी एमडीडीए द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है। इससे पहले वीसी एमडीडीए और सभी एमडीडीए के अधिकारी, जल निगम के अधिकारियों ने जो है माल रोड का निरीक्षण किया कि जो सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी उस पर उन्होंने जो है धरातल पे देखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सुधरनी है। और विशेषकर मैंने वीसी साहब से निवेदन किया है कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है मसूरी में वो बहुत ख़राब है और टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको जो है लिटरली वॉशरूम के लिए बैक करना पड़ता है। तो उन्होंने अन्य टॉयलेटों के साथ साथ जो पेशेवर की टॉयलेट है उसके लिए भी कहा है कि एमडीडीए इसको दोबारा से बनाएगी ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को उसकी सुविधा मिल सके। यही नहीं, जो हमारे बस स्टैंड से जो किंगरे की रोड है उसके बीच में भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर एक टॉयलेट बनाएं। और यही नहीं, यहाँ पर एसडीएम साहब और पुलिस के जो सीओ हैं और अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे और जो भी बॉटलनेक है वो उनसे टैक्सी यूनियन से इनसे बात कर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कुछ कमियाँ हैं या पैचेज हैं या कोई चीज़ें हैं, उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे थोड़ा खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट ज़रूर होने चाहिए। उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए। थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े, थोड़ा जहाँ गंदगी दिखाई देती है जैसे टूटे हुए डस्टबिन है,
ट्री गार्ड्स हैं, बेंचेस हैं, पोल्स हैं, इन सबको जितना हम स्पेस दे सकते हैं, जितना हम बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उस तरफ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के घंटाघर में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा जी कुशल प्रशासक और प्रखर राजनेता थे और साथ ही धामी ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहते हुए कई योजनाएं शुरू करवाई थी, प्रदेश हित के लिए कई कदम उठाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके मजबूत इरादे थे। आबूधाबी के इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। उत्तराखंड के पौड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यमकेश्वर के गंगा भोगपुर क्षेत्र के सिलड़ी गांव का रहने वाला सेना के जवान फिरोजपुर कैंट में सेना के एक कार्यक्रम के दौरान करंट लगने से वीर गति को प्राप्त हो गया। आबूधाबी की वीर गति को प्राप्त हुई सेना के जवान पंजाब के फिरोजपुर में तैनात थे। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर कैंट में सेना के एक कार्यक्रम के दौरान आकाशीय करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद आनन फानन में वहां मौजूद सेना के जवानों ने करंट की चपेट में आए सेना के जवान आकाश को अस्पताल में भर्ती करवाया और जहां आकाश ने अंतिम सांस ली, वहीं वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवान की खबर सुनकर उनके गांव में मातम फैल गया। और सेना के जवान की विदाई में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने कहा कि देश ने एक जवान योद्धा खोया। सेना के जवान खोने से राष्ट्र की भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं रालवाला कैंट के 21 गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को सलामी दी और उत्तराखंड के सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री गणेश जोशी ने जवान आकाश भंडारी के बलिदानी पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिक के सम्मान में उत्तराखंड हर संभव परिवार की मदद करेगी। हमारा एक जवान जो 24 वर्ष का था, 21 गढ़वाल राइफल में फिरोजपुर में तैनात था और करंट लगने से ऑन ड्यूटी उसकी शहादत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से उसको अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को, उनके घर वालों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी सरकार उनके साथ में है और जो भी शहीदों के लिए हमने तय किया है अन्यमन्य जो कम जाएगा, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है और हमारी पूरी सरकार उसको, मैंने कहा, उनके साथ में। एक बार फिर मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को कहता हूँ कि इस असीम दुख को ऊपर वाला जो है सैनिक शक्ति प्रदान करें। यमकेश्वर के गांव सिलडी के 24 वर्षीय सैनिक आकाश भंडारी जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। गौरी रेंज में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पूरा संपूर्ण उत्तराखंड उनके परिवार के साथ इस शोक की घड़ी में खड़ा है। देश और राज्य का बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रानी पोखरी थाना क्षेत्र के शांति नगर में आपस में खेलते हुए दो बच्चों ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और देखते ही देखते झोपड़ी में रखे सिलेंडर ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में सिलेंडर में जबरदस्त धमाका हो गया। गनीमत यह रही कि कोई आगजनी की चपेट में नहीं आया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही रानी पोखरी थानाध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह राणा ने कहा कि सुरेश चौहान रानी पोखरी जिला देहरादून बस्ती में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सुरेश चौहान और उनकी पत्नी दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं। रविवार को रोज की तरह दोनों पति पत्नी काम पर गए हुए थे और इसी दौरान उनके 5 और 7 वर्षीय दो बच्चे घर में अकेले थे और दोनों बच्चों ने खेल खेल में किसी कागज में आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और जिससे यह हादसा हुआ। ऋषिकेश में वीकेंड पर योग नगरी घूमने आए बिहार और दिल्ली के दो पर्यटक अलग अलग स्थानों पर गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह गए। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची एसटीएफ की टीम ने गंगा में सर्च अभियान चलाया, लेकिन शाम तक दोनों का कहीं पता नहीं चल पाया।
मुनि कीर्ति थाना निरीक्षक रितेश साह ने कहा कि रविवार को सच्चा धाम घाट पर एक युवक ने गंगा में डूबने की सूचना उन्हें मिली और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब यहां पर युवक के परिजनों ने बताया कि वे बिहार से आए हैं और सभी लोग सच्चा धाम घाट पर नहा रहे थे। इस दौरान दोनों पर्यटक तेज बहाव में बह गए। कुछ ही देर में वो लहरों में ओझल हो गए और आपको बता दें कि फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। श्रीनगर गढ़वाल से 22 अप्रैल को शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा श्रीनगर पहुंची। वहीं कलश यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्रीनगर में रात विश्राम के बाद रविवार को गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा ने अपने अगले पड़ाव डिमर के लिए प्रस्थान किया और इस दौरान श्रीनगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ की गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के दर्शन किए। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर राज दरबार में सुहागिन महिलाओं की तरफ से तिलों का तेल निकाला जाता है और इस पवित्र तिलों के तेल को भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए कपाट खुलने से पहले डिमरी पंचायत द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा और जहां कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने तक प्रतिदिन इस तेल से बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाएगा। तो यहाँ पे डिमरी धार्मिक केंद्र है पंचायत डिमरी पुजारियों के द्वारा इसको नरेंद्र नगर से प्रथम चरण में हम जैसे हमने कल वहाँ पे चेला चेतराम ऋषिकेश में रात्रि विश्राम किया था और दूसरे दिन हम यहाँ पे श्रीनगर में हैं और इसके बाद हम आज अपने डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिमर वहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और खांडू देवता मंदिर में हमारा 4 तारीख तक वहाँ पे गर्भगृह में इसको स्थापित किया जाएगा और 5 तारीख को हम नृसिंह मंदिर जोशीमठ में हमारा रात्रि विश्राम होगा। 6 को हम पांडु के सर जाएंगे और 7 को भगवान वहाँ पे कुबेर जी रावल जी की गद्दी और सभी देवी देवताओं के साथ हम वहाँ पे बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को हमारा वहाँ पे और 8 तारीख को जब भगवान के कपाट खुलेंगे तो गर्भगृह में ये गाड़ू घड़ा वहाँ पे स्थापित होगा और मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप आइए 8 तारीख को और अखंड ज्योति हमारी जो जब नारद जी वहाँ पे पूजा करते हैं 6 महीने जो हम कहते हैं उसका दर्शन भी कीजिए और भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहले उत्तरकाशी स्थित जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में ओपीडी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू रूम, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और चिकित्सालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखी जाएं और साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश भी दिए। वहीं हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त बनाए रखने के आदेश दिए हैं और जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके तीमरदारों से भी बातचीत की। उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और साथ ही हॉस्पिटल से मिलने वाली सेवाओं के बारे में प्रतिक्रिया ली। इस मौके पर डॉक्टर BS रावत और अन्य स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहे। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए। डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पर कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे। प्रदेश के 1000 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाया जाएगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। आप बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिला मुख्यालय स्थित सभागार में जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाने की बात कही। वहीं बैठक में मंत्री ने बाल देखभाल अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए और साथ ही साथ देहरादून जिले के अधिकारियों की बैठक में मंत्री ने स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, विद्यालय भवन, खेल मैदान, खेल सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, बाउंड्री वॉल, बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था तय करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में प्रदेश भर के 1000 विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाते हुए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का लक्ष्य तय किया। इस पर विभागीय अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ
धन सिंह रावत ने कहा कि ऐसे स्कूलों में 100% शिक्षकों के साथ ही सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल सती ने जनपद की शिक्षा व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 2514 स्कूल संचालित हैं, जिनमें 1296 राजकीय विद्यालय, 1044 निजी विद्यालय, 110 राजकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय और 18 केंद्रीय विद्यालय के साथ 14 जनजातीय विद्यालय हैं और 23 अन्य संस्थाओं के विद्यालय इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड के सिद्धिपेट सुरकंडा मंदिर के लिए रोपवे सेवा शुरू की गई है। वहीं सिद्धिपेट सुरकंडा मंदिर के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। सेवा शुरू होने के 3 दिनों में ही 1200 श्रद्धालु रोपवे से सफर कर सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचे और सुरकंडा मंदिर के लिए 21 अप्रैल से रोपवे की सेवा शुरू की गई है और तब से हर दिन रोपवे से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 2 गुना इजाफा हुआ। 21 अप्रैल को पहले दिन लगभग 240, दूसरे दिन 400 और शनिवार को तीसरे दिन 551 श्रद्धालु रोपवे से सुरकंडा मंदिर पहुंचे और सुरकंडा देवी रोपवे प्रोजेक्ट के निदेशक निखिल आनंद और साथ ही समीर सूरी ने कहा कि श्रद्धालुओं को शुद्ध और ठंडा पानी के लिए एक वाटर कूलर आरओ भी लगाया गया। मंदिर परिसर में भी जल्द ही एक और वाटर कूलर और आरओ लगाया जाएगा। प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद यूपीसीएल ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। यूपीसीएल ने ऊर्जा मंत्रालय से बातचीत की और देर रात बोंगाईगांव पावर प्लांट असम से 36 मेगावाट बिजली का इंतजाम किया। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने दावा कि सप्ताह भर में बिजली कटौती को और नियंत्रित कर दिया जाएगा और प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी कम से कम हफ्ते भर और बिजली संकट झेलना पड़ेगा। रविवार को हरिद्वार के सिडकुल में लगभग 4 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 7 घंटे, ऊधम सिंह नगर में हर रोज 3 से 5 घंटे बिजली कटौती हो रही है। औद्योगिक उत्पादन पर भारी असर पड़ा और खुद यूपीसीएल ने भी स्वीकार किया कि वो 1 सप्ताह में कटौती को नियंत्रण में लाएंगे। वहीं बीते दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपीसीएल के साथ बैठक भी की थी, जिसमें धामी ने यूपीसीएल के अधिकारियों को बिजली कटौती को लेकर जमकर फटकार भी लगाई थी और साथ ही साथ सीएम धामी ने बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने जल्द से जल्द बिजली की समस्या को दूर करने का आदेश दिया। वहीं सीएम की सख्ती के बाद यूपीसीएल ने 36 मेगावाट बिजली का इंतजाम किया। आपको बता दें कि प्रदेश में पैदा होने वाली ज्यादातर बिजली बाहर चली जाती है और प्रदेश में बिजली की सालाना मांग 2468 मेगावाट है। विभिन्न परियोजनाओं से यहां 5211 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन राज्य कोटे के तहत 1320 मेगावाट बिजली ही मिल पाती है। लेकिन अब सीएम धामी के फटकार के बाद प्रदेशवासियों को बिजली की समस्या से निजात मिलने वाली है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।